दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, कल पूरे तमिलनाडु और आधे से ज्यादा बंगाल के लिए लोकतंत्र का महापर्व यानी चुनाव संपन्न हो जाएगा और इसी के साथ ये तय हो जाएगा कि बंगाल में किसकी सत्ता आने की संभावना करीब करीब पक्की हो रही है और तमिलनाडु किसके हाथ जा रहा है। नतीजा भले ही 4 जून को आएगा, लेकिन सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र की सत्ता पर काबिज है, वो भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में लोकसभा विस्तार विधेयक लेकर आती है और उसे महिला आरक्षण बिल का नाम देकर प्रचारित करती है, उस भारतीय जनता पार्टी की इन दोनों राज्यों को लेकर असली रणनीति क्या है, पर्दे के पीछे का खेल क्या है, ये बड़ा सवाल है। पश्चिम बंगाल के अंदर आप देख ही रहे हैं, कई जगह से अलग अलग चैनलों की जो फुटेज दिखाई जा रही है उससे साफ हो चला है कि माता पिता वोटर है, बेटा बहु वोटर नहीं है, बेटे बेटियां वोटर नहीं है, बेटे बेटियां वोटर है तो माता पिता वोटर नहीं है। ये अजीबोगरीब फरमान लोकतंत्र के अंपायर के द्वारा जो दिल्ली से सुनाया गया और सर्वोच्च न्यायालय भी कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दे पाया, तो मौजूदा दौर में इस तरह की परिस्थितियों में लोकतंत्र के साथ एक क्रूर मजाक हो रहा है पश्चिम बंगाल में, ये जरूर कहा जा सकता है। लेकिन इस क्रूर मजाक भी क्या भारतीय जनता पार्टी की चुनावी संभावनाओं को सत्ता की दहलीज तक पहुंचा पा रहा है? बंगाल और तमिलनाडु, इन दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने की होड़ में दिखाई दे रही है। इस पर सबकी अलग अलग राय हो सकती है। तमिलनाडु के बारे में तो स्पष्ट राय हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी वहां मुख्यमंत्री बनाने की होड़ में नहीं है, वहां उसे सहयोगी दलों की वो खुद बैसाखी बनी हुई है, उसके लिए लड़ रही है। बंगाल के अंदर येन केन प्रकारेन 2021 वाली परिस्थितियों से वो निजात पाना चाहती है, चाहे उसके लिए लोकतंत्र को विसर्जित करना हो, चाहे उसके लिए संस्थानों की इज्जत का बटाधार करना हो, चाहे उसके लिए लोकतंत्र की स्थापित मान्यताओं के साथ खिलवाड़ करना हो। हर वो काम संवैधानिक संस्थाओं के जरिए किया जा रहा है या कराया जा रहा है। लेकिन असल सवाल यह है कि इन दोनों राज्यों में जहां से 81 लोकसभा सीटें आती है और इन 81 लोकसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी के पास महज 12 सीटें हैं, फिर 81 में 12 पर सिमटी हुई भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है? नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के बूते, महाराष्ट्र से आने वाले एकनाथ शिंदे के बूते 2024 की सत्ता तो येन केन प्रकारेन हासिल हो गई, लेकिन येन केन प्रकारेन वाली स्थिति ना बने और 2029 में दिल्ली की सत्ता भारतीय जनता पार्टी की अपनी सत्ता हो सके, इसके लिए इन दोनों राज्यों का बड़ा महत्व है। एक एक कर मैं आपके सामने दोनों राज्यों की परिस्थितियों को रखता हूं कि ये घुसपैठिया, तमाम तरह की बातें, दीदी ओ दीदी, ए दीदी, कान खोलकर सुन लो, स्टालिन के साथ टकराहट, ये तमाम चीजें जो आप देख रहे हैं, इन सब के पीछे छिपा हुआ जो सियासी मंतव्य है वो असल खेल है। और वो सियासी मंतव्य क्या है, तमिलनाडु से ही शुरू करते हैं, फिर बंगाल पर आते हैं। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में खाता खुलने की प्रतीक्षा है। खाता खुलने की स्थिति में मतलब 2-4 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आ जाए, उस स्थिति में आने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी को मशक्कत करनी है। अभी भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि जिसके साथ मिलकर वो चुनाव लड़ रही है, वहां की स्थानीय पार्टी, उस स्थानीय पार्टी को इतनी सीटें राज्य में हासिल हो जाए जिससे 2029 के लोकसभा चुनाव में 2019 और 24 की तरह एक तरफा नतीजे देखने को ना मिले। 19 और 24 में उस वक्त महागठबंधन 19 में और 2024 में इंडिया गठबंधन, इनके पक्ष में तमिलनाडु एक तरफा चला गया था। बंगाल की स्थिति देखें और उस पर चर्चा पर आए, उससे पहले तमिलनाडु में बीजेपी की जो कोशिश है उसके पीछे के खेल को देखें तो प्रधानमंत्री का लगातार वहां दौरा, डीएमके के साथ भाषा के मुद्दे पर टकराहट, परिसीमन के मुद्दे पर टकराहट, सीटों की संख्या को घटाने बढ़ाने के मुद्दे पर टकराहट, उत्तर बनाम दक्षिण का नैरेटिव सेट करने का मुद्दा गरमाना, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जहां हिंदी हिंदू हिंदुस्तान की बात करने वाली पार्टी बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक राजनीतिक तौर पर नैरेटिव सेट करने के मामले में घिरती जा रही है। तो तमिलनाडु में उसकी कोशिश यह है कि 39 लोकसभा सीटें जो वहां पर है उसमें भाजपा अलायंस को कम से कम 15 से 18 सीटें 2029 में निकल जाएं
और भारतीय जनता पार्टी को 8-10 लोकसभा सीटें वहां मिल जाए, ताकि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, बिहार जैसे राज्य में जो राजनीतिक नुकसान होना है, मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें हैं, वहां से बढ़ने के चांसेस नहीं है, बल्कि घट ही सकती है, क्योंकि सारी सीटें उनके पास है। उड़ीसा में भी बढ़ने के चांसेस नहीं है, गुजरात में भी बढ़ने की बहुत गुंजाइश नहीं है। तो इन सब राज्यों में जो सीटों का नुकसान होगा, उसकी भरपाई तमिलनाडु से कैसे? ये पूरा खेल यही है कि तमिलनाडु में इस विधानसभा चुनाव को भारतीय जनता पार्टी ट्रेंड सेट करने के लिए इस्तेमाल करे और 2029 में अपने लिए एक बड़ी राजनीतिक जमीन के तौर पर देखे, जहां भारतीय जनता पार्टी कम से कम 8-10 सीटों तक सहयोगी दलों के कंधे पर चढ़कर पहुंच सके। इसी के लिए तमिलनाडु की 234 विधानसभा चुनाव में एमके स्टालिन की डीएमके, जिसका राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की कांग्रेस के साथ गठबंधन है, मोटे तौर पर उसे इंडिया अलायंस कहते हैं, उसकी सीटों को कम कर और अपने अलायंस के वोट परसेंटेज को बढ़ाने के खेल में तमिलनाडु में बीजेपी लगी हुई है। अब जरा तमिलनाडु के दायरे से बाहर निकलकर बंगाल को देखने की कोशिश करें, तो बंगाल के बारे में जितनी चर्चा की जाए, मुझे लगता है कि 24 घंटे तक भी हम चर्चा करें तब भी पूरा का पूरा टॉपिक कवर नहीं हो पाएगा। लेकिन मोटे तौर पर बता दूं कि बंगाल में 294 विधानसभा सीटें हैं, 148 सीटों पर बहुमत का आंकड़ा बनता है और ममता बनर्जी की पार्टी को पिछली बार 148 सीटों से 67 ज्यादा सीटें यानी 215 सीटें मिली थी, 3/4 बहुमत मिला था। भारतीय जनता पार्टी को 77 सीटें मिली थी, यानी 1/4 सीटें विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को लगभग मिली थी। बीजेपी के लिए सत्ता की डगर 71 सीट दूर है, यानी जितना बीजेपी को मिला था लगभग उतना ही और चाहिए, अपने संख्या को दोगुना करना होगा। ममता बनर्जी की स्थिति यह है कि ममता बनर्जी की 20 सीटें घटे चाहे 50 सीटें घटे, बहुमत का आंकड़ा ममता बनर्जी के पास तब भी रहेगा। ममता बनर्जी से बहुमत का आंकड़ा तभी छूटेगा जब उनकी 70-80 सीटें घट जाए, और यह होता हुआ कम से कम एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मैं कह सकता हूं कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, अंदर खाने कोई खेल हो जाए, अंदर खाने जिस तरह से दिल्ली से कोशिशें हो रही है वो कोशिशें कामयाब हो जाए, जिस ढंग से वोटर के नाम काटे गए हैं उन कोशिशों में कामयाबी मिल जाए और लोकतंत्र को पलीता लगाने में कम से कम जनादेश या ज्ञानादेश जो भी आप कहें वो कामयाब हो जाए, तो बात और है कि पश्चिम बंगाल का नतीजा बदलेगा। वहां की 294 सीटों में से बीजेपी के वहां 152 सीटों पर पहले चरण में चुनाव है, कल वोटिंग है, और 152 में 59 सीटें भाजपा ने जीती थी, 92 सीटें टीएमसी ने जीती थी, ममता बनर्जी की पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि किसी तरह 90 का आंकड़ा यहां से पार किया जाए, तब जाकर सत्ता की रेस में बने रहा जा सकता है। टीएमसी की कोशिश है कि सेंचुरी के वो ज्यादा करीब थी, 92 सीटें उसने जीती थी, सेंचुरी यहीं पर बना दी जाए ताकि दूसरे चरण में जिसे लगभग एक तरफा माना जा रहा है वहां कोई चुनौती ही ना रहे। और इन सब के बीच मालदा मुर्शिदाबाद से लेकर के और जंगल महल के इलाके की बात करें या फिर उत्तर में न्यू जलपाईगुड़ी, कूच बिहार और दार्जिलिंग के इलाके की बात करें, सिल्लीगुड़ी की बात करें, चिकन नेक की बात करें, हर तरफ भारतीय जनता पार्टी पोलराइजेशन की कोशिश में लगी है। तो ममता बनर्जी एम फैक्टर पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। एम फैक्टर का मतलब महिला, एम फैक्टर का मतलब मुस्लिम वोटर, एम फैक्टर का मतलब बंगाल की माटी और मानुष का फैक्टर, और ये M4 का जो फैक्टर है, माटी, मानुष, मुस्लिम और महिला, इन चारों फैक्टर के सहारे भारतीय जनता पार्टी को मात देकर ममता बनर्जी यहां सेंचुरी लगाना चाहती है। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी के पर्दे के पीछे का खेल क्या है? तो एक खेल तो वही है जो तमिलनाडु में है कि लोकसभा में बंगाल में अपने सर्वश्रेष्ठ आंकड़े से ऊपर जाया जाए। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने 18 सीटें जीती थी 2019 में, लेकिन 1/3 सीटें उसकी गायब हो गई, 18 से घटकर 12 पर आ गई वो 2024 में। 5 साल में भारतीय जनता पार्टी 6 सीटें गंवा बैठी। अब वो गिरावट और ज्यादा ना हो, एक फैक्टर वो है, इसके लिए बीजेपी चिंतित है कि विधानसभा में इतनी सीटें हासिल की जाए ताकि जनता जो ममता बनर्जी से नाराज होते हुए भी ममता बनर्जी की तरफ अभी किसी मजबूरी वश वोट दे रही है,
उस जनता को वापस लेफ्ट फ्रंट की तरफ ना देखना पड़े, क्योंकि जनता यदि जो वोटर बीजेपी की तरफ देख रहा है वो वोटर दोबारा से सीपीएम की तरफ अगले चुनाव में देखने लगा, तो तय मानिए कि जो अल्पसंख्यक मतदाता ममता बनर्जी के साथ है वो 2029 और 31 में वो सबसे पहले ममता बनर्जी का साथ छोड़कर लेफ्ट के साथ चला जाएगा, क्योंकि लेफ्ट फ्रंट ने जो भूमि सुधार से लेकर जमीनी काम उनके लिए ज्योति बासु के शासनकाल में किए हैं वो लोग भूले नहीं है। ये अलग बात है कि 34 सालों के शासन का अंत होना ही था, 3.5 दशक बहुत लंबा समय होता है, और 3.5 दशक का भाजपा शासन जो वाम मोर्चे का शासन जो 2011 में खत्म हुआ, उसके बाद 15 सालों का जो ममता बनर्जी का शासन है, बीजेपी उसे खत्म करने से ज्यादा दूसरे महत्वपूर्ण मामले में दिलचस्पी ले रही है, जो असल खेल है। लोकसभा में उसकी सीटें 12 से बढ़कर 20-25 हो, ये कवायद तो है ही। असल खेल जो है वो चौंकाने वाला है। चौंकाने वाला खेल यह है कि ममता बनर्जी की पार्टी को बीजेपी चाहती है कि भले ही बहुमत आ जाए, लेकिन इतना बड़ा बहुमत ना आए कि ऑपरेशन लोटस की कोई गुंजाइश ना बचे। मतलब जो खेल महाराष्ट्र में हुआ 2022 में, उस खेल को खेलने की गुंजाइश रहे। तो तात्कालिक प्रभाव से भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने जिस बात की चर्चा है वो ये है कि बीजेपी चाहती है कि ममता बनर्जी को यदि बहुमत या तो नहीं मिले, बीजेपी सत्ता में आ जाए। हर पार्टी जो चुनाव लड़ती है वो चाहती है कि सत्ता में आए, लेकिन बीजेपी को भी पता है कि बंगाल की जो डेमोग्राफी है, बंगाल का जो मिजाज है, वो अलग तरीके से एक उपराष्ट्रवाद, सब नेशनलिज्म वाले दायरे में चलता है, बांग्ला उपराष्ट्रवाद। रविन्द्रनाथ टैगोर और काजी नजरुल इस्लाम के द्वारा परिभाषित किया गया एक ऐसी संस्कृति का आधुनिक संस्करण जिसे ममता बनर्जी ने एक नए बांग्ला कलेवर के साथ पेश किया है। सयोनी घोष को हिंदी फिल्मी गानों से लेकर बंगाली गानों तक आप देख रहे हैं, लेकिन सयोनी घोष बंगाल के भीतर उन्हें एक मास अपील उनके समर्थन में जो दिखाई दे रही है, वो मास अपील दरअसल सयोनी घोष की नहीं बल्कि उस बांग्ला संस्कृति का परिचायक है जिसकी कोई काट भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, मोदी शाह की जोड़ी के पास नहीं है, और सुभाष चंद्र बोस के नारे को विवेकानंद का नारा बता देने वाले योगी आदित्यनाथ के पास भी नहीं है। ये बंगाल की हकीकत है। बीजेपी दरअसल चाहती है कि ममता बनर्जी को बहुमत मिले भी तो 160-70 सीटों से ज्यादा ना मिले। और 160-70 सीटें क्यों चाहती है बीजेपी, तो उसके पीछे का असली खेल यह है कि भाजपा खुद कम से कम 110 तक पहुंचना चाहती है, ताकि ऑपरेशन लोटस की गुंजाइश वो अगली विधानसभा के भीतर कभी भी करने की कवायद का सपना देखा जा सके। संसाधनों का दुरुपयोग, ईडी का दुरुपयोग, जांच एजेंसियों के माध्यम से जनप्रतिनिधियों के उनके मिजाज को बदलना महाराष्ट्र देख चुका है, मध्य प्रदेश के अंदर का खेल देखा जा चुका है, कर्नाटक में एचडी कुमारस्वामी की सरकार को गिराए जाते वक्त देखा जा चुका है, हिमाचल में इन कोशिशों को कांग्रेस असफल कर चुकी है। लेकिन क्या बंगाल में ममता बनर्जी इसे कर पाएंगी, ये बड़ा सवाल है। छोड़ दीजिए कि टेलीविजन पर क्या दिखाया जा रहा है, छोड़ दीजिए कि गोदी मीडिया क्या दिखाया जा रहा है। कल ही मैं एक अखबार में पढ़ रहा था, छत्तीसगढ़ के अंदर जो कुछ बांग्ला गांव है, बांग्ला भाषी, वहां वीडियो बनवा करके, प्रायोजित वीडियो बनवा करके गांव गांव में बांटे जाने की खबरें आ रही है कि लोग देखें और समझे कि बंगाल के अंदर बीजेपी की कितनी लहर है। ये खेल भी हो रहा है बंगाल के अंदर नैरेटिव सेट करने के लिए। लेकिन याद रखिए, बंगाल हर तरह के नैरेटिव का जवाब देता है। ये वही बंगाल है जिसने अंग्रेजों को अपना दस्तरखान उठाने पर मजबूर कर दिया था, उन्हें राजधानी को कोलकाता से उठाकर दिल्ली लाना पड़ा। ये वही बंगाल है जिसकी क्रांतिकारिता ने ब्रिटिश हुकूमत की चूल्हे हिला दी थी। ये वही बंगाल है जिसने मीर कासिम से लेकर मीर जाफर तक के अलग अलग रोल को देखा था। और ये वही बंगाल है जिस बंगाल से आगे बढ़कर अंग्रेजों ने बक्सर के युद्ध के बाद पूरे देश को अपने कब्जे में लिया था। लेकिन बंगाल ने उन्हें लंबे समय तक अपने बूते रोकने की कोशिश की थी। और ये वही बंगाल है जहां से कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार कोई महिला कादम्बिनी गांगुली के रूप में पहुंची थी। लेकिन आज की तारीख में कहें तो उस बंगाल के ऊपर भगवा हिंदुत्व थोपने की जो कोशिशें हैं, बंगाल की जनता जय श्री राम के ऊपर दुर्गा और काली को मानने वाले मिजाज के लोग
क्या इसे स्वीकार कर पाएंगे? भाजपा की अपनी रणनीति हो सकती है, टीएमसी की अपनी रणनीति हो सकती है। टीएमसी के लिए भाजपा का बने रहना मजबूरी है, भाजपा के लिए टीएमसी का बने रहना मजबूरी है। और मजबूरी इसलिए है क्योंकि टीएमसी को यह बात बखूबी पता है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, तो उसके सामने अल्पसंख्यक वोटर के पास दूसरा कोई चारा नहीं है। वो पसंद करें या ना करें, वो टीएमसी के साथ रहेंगे। बीजेपी को लगता है कि टीएमसी की जगह यदि वापसी में लेफ्ट फ्रंट ने अपनी वापसी कर ली, आने वाले समय में, भविष्य में, जो इस चुनाव में तो कोई चांस ही नहीं है, लेकिन भविष्य में भाजपा के साथ जो तबका जुड़ा हुआ है, उनमें ज्यादातर आगे राम और पीछे वाम का नारा लगाने वाला और वो सपना देखने वाला जो तबका है, उसके सहारे के बावजूद बीजेपी को यह लगता है कि अगर इस बार वो चुनाव हार गई और वापस लेफ्ट के परंपरागत मतदाता, उनके वोटर बीजेपी का साथ छोड़कर वापस लेफ्ट फ्रंट की तरफ चले गए, तब भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कतें बंगाल से ज्यादा दिल्ली में होनी है। बंगाल में तब तो ममता बनर्जी के लिए भी दिक्कत है, लेकिन इस चुनाव के अंदर की जो दिक्कतें हैं, वो दिक्कत नरेंद्र मोदी की अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्र के अंदर की समस्याओं से निजात पाने की भी है। एप्स्टीन फाइल को लेकर विपक्ष आरोप लगाता रहा है, कॉरपोरेट घराने के पक्ष में सब कुछ बेच देने के आरोप भी विपक्ष लगाता रहा है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ से लेकर ईरान के मामले तक नरेंद्र मोदी की भूमिका को लेकर भारत सरकार पर तंज कसते रहे हैं। और इस देश के अंदर जो माली हालत है, उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि 84 करोड़ लोगों को घर में बिठाकर 5 किलो राशन देकर सरकार को उनका पेट पालना पड़ रहा है। 12 सालों के बाद नरेंद्र मोदी सरकार अब ये नहीं कह सकती कि यह मनमोहन सिंह की या जवाहरलाल नेहरू की विफलता की वजह से अब यह हालत आई है, क्योंकि 12 साल एक लंबा समय होता है जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में है। और 5 किलो राशन देने की व्यवस्था नरेंद्र मोदी ने जो शुरू की, उस व्यवस्था के जरिए आर्थिक समस्याओं से मुंह नहीं चुराया जा सकता। तो तमाम तरह की समस्याओं में घिरे नरेंद्र मोदी के लिए, अमित शाह के लिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरह से नई पीढ़ी को कमान सौंपने के लिए संघ का दबाव लगातार बढ़ने की खबरें आ रही है, इन सब से निजात के लिए बंगाल चाहिए। सत्ता के स्तर पर या सत्ता के स्तर पर संभव ना हो तो आगे ऑपरेशन लोटस की गुंजाइश बनाने लायक मैंडेट को लेकर, उस जनादेश को लेकर हर तरह से घिरी हुई सरकार और सरकार के मुखिया को बंगाल और तमिलनाडु की जरूरत है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें हैं। 80 लोकसभा सीटों में बीजेपी को 14 में 71, 19 में 62 और पिछली बार 2024 में महज 33 सीटें मिली। यानी बीजेपी 71 से 33 पर आ गई और बहुमत का आंकड़ा हाथ से फिसल गया। लेकिन अब अखिलेश यादव को यदि उत्तर प्रदेश में सत्ता मिल गई, तब तो दहाई का आंकड़ा छूना बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगा और 2004 और 9 के हालात हो सकते हैं। 4 और 9 के हालात से निजात पाने के लिए 80 की जगह 81 लोकसभा सीटों वाले 2 राज्यों को टारगेट किया जा रहा है, तमिलनाडु और बंगाल, ताकि उत्तर प्रदेश के नुकसान की कुछ भरपाई वहां से हो जाए और कुछ भरपाई, अब भाजपा के हाथ में मुख्यमंत्री पद आ गया है तो बिहार से हो जाए। सत्ता बिहार की बीजेपी के हाथ में आ चुकी है, तो कुछ भरपाई वहां से हो जाए। तो भरपाई करने की रणनीति के तहत बीजेपी अंततः 2029 की सत्ता को ध्यान में रखकर बंगाल और तमिलनाडु पर इतना बड़ा दांव लगा रही है। देखते हैं बंगाल के वोटर बीजेपी की इस स्ट्रेटजी को कल सफल बनाते हैं या बीजेपी की इस स्ट्रेटजी को कल विफल बनाते हैं। तमिलनाडु के वोटर बीजेपी की स्ट्रेटजी के साथ चलते हैं या बीजेपी की स्ट्रेटजी के खिलाफ जाकर अपनी लोकतांत्रिक प्राथमिकताओं को तय करते हैं, ये कल साफ हो जाएगा। और कल के बाद निश्चित तौर पर मोदी शाह के लिए भी एक बिल्कुल नए युग की राजनीति करने के लिए विवश होना पड़ सकता है और राहुल गांधी के नेतृत्व वाले विपक्ष के लिए भी उस रणनीति को तो हर हालत में छोड़ना पड़ सकता है कि 5 साल हम विपक्ष में रह लेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को और अलोकप्रिय होने का इंतजार करेंगे, लेकिन केंद्र में किसी वैकल्पिक सरकार को न तो बनाएंगे और न ही बनवाने की दिशा में प्रयास करेंगे। इस स्ट्रेटजी को बदलने के लिए भी राहुल गांधी को, खड़गे साहब को, प्रियंका गांधी को और इंडिया गठबंधन के लीड पार्टनर कांग्रेस के तमाम थिंक टैंक को मजबूर होना पड़ सकता है। तो इंतजार कीजिए कल का दिन 2 राज्यों के वोटर और 2 राज्यों में लोकतंत्र का महापर्व सब कुछ ये तय करेगा
कि दिल्ली की सियासत की बिसात आगे किसके नाम लिखी जानी है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।